Good morning students. I hope you all are well at your home. ठीक है and this is your lecture number 10. ठीक है and please mention date. It's 9th of May. ठीक है बेटा. In our previous lecture we have studied about nutrition. We complete topic nutrition. ठीक है, सेपरेटली पढ़ा हमने, प्लांट्स में अलग से पढ़ा, एनिमल में अलग से पढ़ा. देखो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है उसमें, बट फिर भी हमें एक रेस्ट्रिक्शन के अंदर रह के पढ़ना है बिकॉज सिलेबस आपका बहुत लेंथी है. ठीक है ना, 6 चैप्टर्स हैं आपके बायो के एंड आई हैव टू लुक दैट मैटर ऑल्सो. ठीक है, तो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है. तो अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी हमने 1/4 कंप्लीट किया है फर्स्ट चैप्टर का. अभी हमें रेस्पिरेशन पढ़ना है, हमें सर्कुलेशन पढ़ना है और हमें एक्सक्रीशन पढ़ना है. बट यू मान के चलिए आपका सबसे लेंथी जो पार्ट था दैट वाज न्यूट्रिशन, जो कंप्लीट हो चुका है क्योंकि वहां प्लांट एनिमल्स का हमें सेपरेटली करना पड़ता है. बाकी सब जगह प्लांट्स में कम होता है, तो इस वजह से टॉपिक्स थोड़े छोटे हैं. यू मान के चलिए 3 to 4 लेक्चर पर आपके लाइफ प्रोसेस के लिए है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेशन. ठीक है, ओके. अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज और है. आई विल गिव यू असाइनमेंट फॉर न्यूट्रिशन. ठीक है, जिसमें आपके एमसीक्यूज भी होंगे और आपके क्वेश्चंस भी होंगे. ठीक है, सॉल्व करना. और कोई कुछ चीज अगर नहीं आ रही है तो बेटा आस्क. ठीक है ना, अगर पूछोगे नहीं तो हम कैसे बताएंगे, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो पूरा कंसंट्रेशन आप पे कोशिश कर रहे हैं बनाने की, बट थोड़ा बहुत सिंसियर आपको भी होना पड़ेगा. ठीक है ना, तो बी सिंसियर रिगार्डिंग योर स्टडीज, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में बैठने जा रहे हो. नहीं आता है कभी भी कैसे भी पूछ सकते हो, आप लोगों के लिए कोई मनाही नहीं है. ठीक है ना, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स आपका जो है कहीं ना कहीं पीछे है बाकी क्लासेस के रेस्पेक्ट में. और वैसे बोर्ड की क्लास है आपकी, 9th और 11th के बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस देते हैं बच्चे. बट 10th क्लास पता नहीं बोर्ड होने के बावजूद भी कुछ बच्चे हैं जो नॉर्मली अपना काम सेम डेज करवा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं. बट एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है. बेटा दैट विल अफेक्ट यू ओनली, जो वो चीज सिर्फ और सिर्फ आपको ही अफेक्ट करेगी. ठीक है, तो इग्नोर दैट पर्टिकुलर थिंग एंड जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज. ठीक है, आपने पेपर देना है, हमने पढ़ाना है, ये सारी चीजें देखो फिर बाद में एज इट इज रिपीट नहीं होंगी. ठीक है ना, या आप अगर सोच रहे हैं कि क्लासेस बाद में लगेंगी तो एज इट इज सब कुछ रिपीट होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है. क्योंकि अब हम भी आपके साथ उतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी कंसंट्रेट होके स्टडी करनी है. कुछ नहीं आता है आप पूछिए. ठीक है, चाहे हमें अलग से सेपरेट, आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाना पड़े, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं. बट बी कंसंट्रेटेड ऑन योर स्टडीज. ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम रेस्पिरेशन की. तो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? देखो हमने अभी तक पढ़ा कि हमने हमारी बॉडी के अंदर क्या डाल लिया, खाना डाल लिया है, खाने का डाइजेशन हो गया है, अब वो एब्जॉर्ब हो चुका है. एब्जॉर्ब होके वो खाना किसके पास जाएगा? हमारे बॉडी के सेल्स के पास जाएगा. ठीक है, वो खाना एब्जॉर्ब हुआ किसमें? वो खाना सारा का सारा एब्जॉर्ब हुआ है आपके ब्लड में. मान लो ब्लड वेसल है. ठीक है, उस ब्लड में क्या है? आपका ग्लूकोज पहुंच चुका है. बेसिकली में खाना ग्लूकोज है, आपके अमीनो एसिड्स हैं, डाइजेस्ट होने के बाद यही थे, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है. तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये कहाँ अवेलेबल है? आपके ब्लड के प्लाज्मा में घुला हुआ है. ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है. ईच एंड एवरी सेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद योर ब्लड. ठीक है, बॉडी की हर सेल आपके ब्लड के कांटेक्ट में है. तो ऑब्वियसली अब क्या है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है आपके ब्लड में ज्यादा है और आपके सेल को अब उसकी जरूरत है. अब सेल को क्यों जरूरत है? सेल क्या करेगा उस ब्लड का, उस पर्टिकुलर ग्लूकोज का? उस खाने, हम खाना क्यों खा रहे हैं? सीधा सा हमने पूछा खाना क्यों खा रहे हैं, आपने जवाब दे दिया हमने एनर्जी के लिए. लेकिन ये एनर्जी आ कैसे रही है? क्या मतलब एनर्जी आने का? देखो होता क्या है, रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं. एक तो होता है ब्रीथिंग प्रोसेस, एक होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. हम सांस लेते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलती है, घुलती है ब्लड में. अब जब वो ब्लड में हमारा फूड भी है, ब्लड में हमारी ऑक्सीजन भी है, जैसे ही वो सेल के पास पहुंचेगा, ठीक है, सेल क्या करेगा? खाना भी ले लेगा और ऑक्सीजन भी ले लेगा. ठीक है, अब उस ऑक्सीजन का यूज आपने देखा है ना, ऑक्सीजन इज अ कंबस्टिबल गैस. ऑक्सीजन कंबशन में यूज करती है, किसी चीज को जलाने के लिए यूज करता है. उस ऑक्सीजन का यूज उस फूड की
ब्रेक डाउन के लिए होगा। यानी कि जो ग्लूकोज हमारी बॉडी के सेल ने लिया है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारी चीज, बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारी सेल उसको जलाएगी, ठीक है, ताकि उसके बॉन्ड्स में जो एनर्जी है वो रिलीज हो, और वो एनर्जी फिर हम क्या ले, हमारी सेल उसको यूज करें। समझ में आया? ठीक है, तो देखो किस टाइप का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, फ्रॉम फूड, कहां से, फूड से। ठीक है, अब इस प्रोसेस में होता क्या है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द सेल। सेल ऑक्सीजन लेगा अपने अंदर, ठीक है, सेल ने फूड लिया अपने अंदर, यूजिंग इट, उस ऑक्सीजन को यूज किया फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है ना, किस में यूज किया उस ऑक्सीजन, जब ऑब्वियसली किसी रिएक्शन में आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, फूड के साथ ऑक्सीजन को मिक्स कर रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुआ, ठीक है ना, और उसके साथ साथ हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, मतलब कार्बन है उसके अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, वो फॉर्म होती है, और प्लस वाटर बनता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये चीजें हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। तो कंप्लीट प्रोसेस, ऑक्सीजन का लेना, फूड का लेना, उसकी ऑक्सीडेशन करना, और अल्टीमेटली वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज आउट कर देना, ये सारे के सारे प्रोसेस क्या है, ये पूरा का पूरा, इन सबको जब हम सम अप करके बोलते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन। क्लियर? ठीक है, तो देखो एक सिंपल सी नॉर्मल सी, आपको अगर आपसे कोई पूछ ले कि रेस्पिरेशन की नॉर्मल सी इक्वेशन बताओ, तो फूड है आपका, फूड में जनरली हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ऑक्सीजन आ गया, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज कर, और ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, विद इन योर सेल। रिएक्शन कहाँ होगी, विद इन योर सेल। समझ में आ गई बात? लेकिन पूरा का पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस अकेला नहीं है, इसमें दो स्टेप है। एक तो हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस, एक बोलते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। क्लियर? तो यहाँ पे दो चीजें हैं। तो बेटा देखो क्या होता है, सबसे पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बेसिक सा डिफरेंस है, देखो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ब्रीथिंग का मतलब जस्ट सांस लेना, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो देखो इट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जिसको आपने इंस्पिरेशन कहा, एंड एक्सपेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हमने क्या नाम दिया, जिसको नाम दिया एक्सपिरेशन। तो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। क्लियर? ठीक है, बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, इट इंक्लूड ब्रीथिंग, ब्रीथिंग तो होती ही है, ये प्रोसेस तो होगा, बट इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है सेल के अंदर, ठीक है, अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। क्लियर? ठीक है, एनर्जी जो बनती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, वो कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, तो वो प्रोसेस भी, ऑक्सीडेशन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, अब देखो सांस अंदर लेना और बाहर लेना कैसे होता है, वो मैं आगे समझाऊंगी आपको। ठीक है, तो देखो इस टाइम पे हमारी मसल्स काम कर रही होती है, और मसल जब काम करती है तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, दिखाई देगा आपको, सांस लेते हो तो दिखता है ना, मतलब अगर बिल्कुल स्लो मोशन में लिया जाए तो दिखता है। ठीक है ना, तो जब क्या है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ये फिजिकल प्रोसेस है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, दिखाई देने वाला प्रोसेस, बट ये क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होती है इसके अंदर। ठीक है, इस प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है, यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और यहाँ देखो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, पूरा सिस्टम। ठीक है, बट यहाँ क्या है, ये कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहाँ हो रहा है, बेसिकली हमारी हर सेल में हो रहा है, जो भी लिविंग सेल है बॉडी की, वहां पे क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है। क्लियर? तो देखो हमें क्या पढ़ना है, एक माइन्यूट सा डिफरेंस आपके माइंड में होना चाहिए, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट पढ़ाते हैं आपको, आई थिंक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो बेटा होता क्या है, नेक्स्ट इज योर कि ये जो एनर्जी बन रही है, ठीक है ना, ये एनर्जी जो बन रही है, इस एनर्जी का मतलब क्या है, देखो हमारी बॉडी में, लिविंग सिस्टम में एनर्जी क्या जो एनर्जी करेंसी है, ठीक है ना, वो अलग होती है, मतलब एनर्जी का जो ट्रांसपोर्ट है, जो स्टोरेज है, वो अलग तरीके से होता है।
देखो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल, ये पढ़ा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। और क्यों बोलते हैं पावर हाउस, क्योंकि वहां पे क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है। ठीक है, समझ में आया, वहां पे क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है। और आपने पढ़ा है कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, आपने ये पढ़ा है। तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, देखो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल का मतलब होता है कि हमारी जो सेल के अंदर एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, कैसे है। तो देखो एक मॉलिक्यूल बनता है एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। देखो इस मॉलिक्यूल को समझते हैं, ये मॉलिक्यूल है क्या। ठीक है, देखो एडेनोसिन क्या है, एक नाइट्रोजीनियस बेस है। क्या होता है नाइट्रोजीनियस बेस, इसको हम आगे 11th क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस मान लो एक केमिकल है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है एडेनोसिन। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस होता है। तो ये हमने बना लिया एडेनोसिन। ठीक है, इस पे लिख दिया ए। और इस पे क्या जुड़े हुए हैं, 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट और ये तीसरा फॉस्फेट। क्लियर। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या बना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना। ठीक है, अब देखो ये मॉलिक्यूल जब बनता है, ये ऐसे नहीं बनता, इस मॉलिक्यूल के बनने में बहुत प्रोसेसेस होते हैं। कैसे प्रोसेसेस होते हैं, देखो एडेनोसिन अलग से पड़ा हुआ है, फॉस्फेट अलग से है। ठीक है, एडेनोसिन अलग है, फॉस्फेट अलग है। अब देखो एडेनोसिन पे जब मैंने एक फॉस्फेट जोड़ा, तो जोड़ते टाइम पे कुछ एनर्जी हमारे पास एक्स्ट्रा, मतलब इस बॉन्ड को बनाने के लिए, हमें इस बॉन्ड को बनाने के लिए क्या हुआ, एनर्जी की जरूरत पड़ी। और वो एनर्जी, इस बॉन्ड में एनर्जी है। ठीक है, बॉन्ड बना जब क्या हुआ, ये एनर्जी मतलब कुछ एनर्जी बॉन्ड बनाने में यूज हो गई। तो यानी कि ये क्या है, एनर्जी स्टोरिंग बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब मान लो क्या हुआ, इस पे एक और फॉस्फेट हमने जोड़ दिया, तो दूसरा फॉस्फेट जोड़ने के लिए भी हमें क्या मिली, हमें चाहिए एनर्जी। तो दूसरा फॉस्फेट जब आप जोड़ेंगे तो भी एनर्जी लगेगी। ठीक है, और तीसरा फॉस्फेट आपने जोड़ा तो भी आपको क्या लगी, एनर्जी। यानी कि ये मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके ये जो बॉन्ड है, इन बॉन्ड में एनर्जी प्रेजेंट है। तो क्या होता है, सेल के पास जब एक्स्ट्रा एनर्जी होती है तो वो एडेनोसिन और फॉस्फेट का यूज करके एटीपी के मॉलिक्यूल्स बना बना के स्टोर कर लेता है। ठीक है, और उसको फिर क्या करता है, जब उसे उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एडेनोसिन के साथ एक इनऑर्गेनिक, जब अकेली फॉस्फेट होती है तो उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं, और उसने क्या बनाया, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बनाया, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, समझ में आ गया, मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो देखो अब अगर उसे और ज्यादा किसकी जरूरत है, अभी भी उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, व्हेन एक्स्ट्रा एनर्जी इज प्रेजेंट, व्हेन एक्स्ट्रा एनर्जी इज प्रेजेंट, तो सेल क्या कर रहा है, सेल उस एनर्जी को स्टोर कर रहा है। किसकी फॉर्म में स्टोर कर रहा है, एटीपी के साथ फॉस्फेट जोड़ के स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद इसके पास क्या बन गया, एक फॉस्फेट बन गया। अब इसके पास अभी भी सेल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो सेल ने क्या किया, सेल ने फिर इसके साथ एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ ली। ठीक है, और क्या बना दिया, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब क्या बना, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या है, फिर से अब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट पे इसने एक और क्या जोड़ दिया है, अब भी एनर्जी एक्स्ट्रा है तो इसने क्या बना लिया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये आपका क्या बन गया, एटीपी। इसको बोलेंगे एडीपी, इसको बोलेंगे एएमपी। ठीक है, समझ में आया। तो देखो जब सेल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसने क्या किया, अपनी एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब ये जो एटीपी है,
ठीक है, ये एक करेंसी बन चुका है। और ज्यादा और भी अभी और भी एनर्जी अवेलेबल है तो ये क्या करेगा, दूसरा एटीपी का मॉलिक्यूल, मतलब मैक्सिमम एक बार में 3 ही फॉस्फेट ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या है, एक एटीपी के मॉलिक्यूल बन गया, अब उसे और एनर्जी उसके पास एक्स्ट्रा है तो दूसरा मॉलिक्यूल बना लिया, फिर और एक्स्ट्रा है तो तीसरा। तो देखो फूड से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। नाउ क्या है, अब सेल के पास क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अब क्या है, सेल के पास, स्क्रीनशॉट में ये मत बनाना बेटा, ठीक है, ये तो मॉलिक्यूल बनाया था हमने। अब क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, व्हेन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अब सेल के पास क्या है, एनर्जी की, मतलब सेल को क्या, सॉरी यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। अब क्या है, when there is need of energy, तो अब क्या करेगा सेल, जो एनर्जी उसने स्टोर करके रखी हुई है, ठीक है, उसको क्या करेगा, अब ये स्प्लिट करेगा। जो एनर्जी इसने स्टोर करके रखी हुई है उसको क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, ठीक है, समझ में आया। तो स्प्लिट कैसे करेगा, देखो ये उसके पास एटीपी था, ठीक है, इसने क्या किया, सबसे पहले इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, यानी कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट, एक फोस्फेट सेपरेट कर दिया, ठीक है, इस एटीपी में से एक फोस्फेट हटा दिया, तो मॉलिक्यूल क्या बन गया, एडीपी, मॉलिक्यूल क्या बना, एडीपी, ठीक है। और एक फोस्फेट जो आपने सेपरेट किए वो अलग हो गई, यानी कि इनऑर्गेनिक फोस्फेट। तो जब एनर्जी की जरूरत होती है तो देखो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और सेल उसको यूज कर लेगा, ठीक है। अब अगर और ज्यादा जरूरत है तो इस एडीपी को और तोड़ेगा और क्या बना लेगा, एएमपी प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट। और भी ज्यादा जरूरत है तो एएमपी को भी तोड़ देगा, ठीक है, और क्या बना लेगा, एडेनोसिन प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट। समझ में आया। तो देखो जब सेल को, हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी बहुत कम बचती है, आप इतना कर लो, ठीक है, समझ में आ गया। एडीपी एएमपी, हाँ चलो इतना कर लो, ठीक है। तो यानी कि एटीपी में से हमने 2 फोस्फेट निकाल लिया और एएमपी हमारे पास बच गया, ठीक है। तो ये क्या है, एटीपी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे चल के हम एनर्जी वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां हम डायरेक्ट वर्ड क्या यूज करेंगे सेल के लिए, एटीपी वर्ड यूज करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो अगर इक्वेशन की बात करें तो एक एटीपी के अंदर 30.5 किलो जूल जो है पर मोल के हिसाब से एनर्जी, द एनर्जी इक्विवेलेंट जो एक एटीपी से निकल रही है दैट इज 30.5 किलो जूल पर मोल के हिसाब से निकलती है, ठीक है ना। अब देखो ये तो बात थी किसकी, पर्टिकुलर एटीपी की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन की टाइप्स कौन कौन सी है, तो देखो छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो बेटा, ठीक है। मैं एक टेबल बनवा रही हूँ, ठीक है ना, टेबल को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, आज के लिए बस ये टेबल बना लो और एक डिफरेंस जो हम आपको बता रहे हैं वो डिफरेंस आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं फूड की। तो फूड जनरली हम क्या लेके चलते हैं, ग्लूकोज, क्या लेके चलते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। फॉर्मूला C6H12O6। अब बेटा सबसे पहले रेस्पिरेशन चाहे कैसा भी हो, ठीक है ना, रेस्पिरेशन चाहे कैसा भी हो, इसकी क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है। इसको मैं डिटेल से समझाऊंगी क्या होता है ग्लाइकोलिसिस, आगे हम समझाएंगे, ठीक है ना। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है इसको मैं समझाऊंगी। और ग्लाइकोलिसिस हमेशा कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में होती है। आज बस ये टेबल बना लो, इस टेबल को हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुई और ग्लूकोज जो है 2 पायरुविक एसिड में टूट गया, पायरुविक एसिड के अंदर टूट गया। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है,
ठीक है। C6 कार्बन मतलब 6 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या है 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, भाई यहाँ पे तो 6 कार्बन का है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है 3 कार्बन का, तो ऑब्वियसली 6 कार्बन कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है, इट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लिसिस मतलब टूटना, तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, जो, और ये प्रोसेस हमेशा सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। रेस्पिरेशन चाहे कैसा भी हो, एरोबिक हो या एनारोबिक हो, यहाँ तक सभी में होता है ये, चाहे एरोबिक चल रहा हो चाहे एनारोबिक चल रहा हो, ठीक है। अब बात करते हैं जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पायरुविक क्या होगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, तो यहाँ क्या होगी, देयर विल बी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में है, तो क्या बनेगा आपके पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास बनेगा वाटर, और जो एनर्जी बनेगी दैट इज वेरी लार्ज 36 ATP। किसी बुक में 38 भी दिया है, किसी बुक में 32 भी दिया है, ठीक है, सारी ही डाटा सही है, बट आपके लेवल पे आप इसको 36 ATP डालो, ठीक है ना, 36 ATP बने हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर क्या हो रही है, ऑक्सीजन इज लेस, ठीक है, या एब्सेंट कर लो, ऑक्सीजन इज एब्सेंट, तो उस केस में क्या होगा, इज एब्सेंट, उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में अब कंडीशन 2 बन जाती है हमारी, एक यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होगा वो पार्शियल, यानी कि कंप्लीटली आपका जो फूड है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो ये जो कंडीशन है ये 2 तरीके से हमारे सामने एक्सपोज होती है, 2 तरीके से एक्सपोज होने का मतलब क्या है, अगर तो ये क्या हो रही है, ईस्ट सेल में हो रही है, ईस्ट सेल का मतलब आपका ईस्ट जो है यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है ना, ईस्ट इज योर यूनिसेलुलर फंजाई, तो वहां पे क्या होता है, इस प्रोसेस को एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, क्या बोलोगे, फर्मेंटेशन, ठीक है। क्या होता है, कैसा होता है, पूरी डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पे आपकी, तो यहाँ क्या बनेगा आपके पास, इथेनॉल, ठीक है, C2H5OH, इथेनॉल, ठीक है, प्लस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और जो एनर्जी है दैट इज 2 ATP, यहाँ वाटर की फॉर्मेशन मत करना, एनर्जी क्या होगी 2 ATP, क्लियर, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में बहुत ही कम एनर्जी बन रही है, ठीक है। तो अब देखो अगर ये कहाँ हो रहा है, मान लो इसी टाइप की आपकी जो बॉडी के अंदर ऐसा हो रहा है, मान लो आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, मतलब किसी कारण से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, ठीक है ना, तो जनरली ऐसा हमारे मसल सेल्स में होता है, इन मसल सेल्स, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन कई बार हो जाती है, ठीक है ना, तो वहां पे कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है, क्या बनता है हमारे पास, एक एसिड बन जाएगा लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड 2 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है, तो देखो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी और अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, CO2 रिलीज होगा प्लस ATP, CO2 तो नहीं आएगा, डायरेक्ट 2 ATP का, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP, ये 2 कार्बन में 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है ना, तो देखो मसल सेल्स में क्या होगा, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, अभी भी वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, ठीक है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, तो देखो ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, कैसे क्या होता है वो आगे हम डिटेल करेंगे, ठीक है ना, फिलहाल के लिए ये समझो कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, दिस इज एरोबिक
रेस्पिरेशन। क्या है ये? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये वाला जो पार्ट है कंप्लीट, ठीक है ना, ये क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? ठीक है। तो आपसे कोई पूछे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इट इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कह सकते हो, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 36 एटीपी या एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी आपको लिखना है, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी लिखना है आपको साथ में। ये नहीं लिखोगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस, जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये डिफरेंसेस आपको मुझे लिखकर दिखाने हैं, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। अब एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, ठीक है ना, इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। देखो, ये पहला स्टेप जो था ग्लाइकोलिसिस वाला जो स्टेप था साइटोप्लाज्म में हुआ, ठीक है, लेकिन जो ये दूसरा स्टेप है ना CO2 H2 और ये सब रिलीज होना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो देखो ये हमेशा कहाँ होगा? इन साइटोप्लाज्म। सिर्फ और सिर्फ, मतलब कि पायरुविक एसिड भी वहीं बना और वहीं फिर उसकी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो गई, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करके नहीं जाएगा। तो देखो, अगर कोई आपसे पूछे एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और एनारोबिक में कहाँ बनती है? साइटोप्लाज्म। आई थिंक शायद मिस्टेक से मैंने एरोबिक एनारोबिक गलत बोल दिया। एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में, एनारोबिक साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये टेबल आप बना लेना, ठीक है। इसी टेबल को हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद एक डिफरेंस आपने लिखना है, दिस इज योर होमवर्क, राइट differences between aerobic and anaerobic respiration। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, उसके बाद हम कंप्लीटली स्टार्ट करेंगे कि ये जो है आपका ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, फिर कंप्लीटली पढ़ेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। पहले एनारोबिक कंप्लीट करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, उसमें ये बनेगा तो फर्मेंटेशन की क्या क्या जो है आपके यूटिलाइजेशन है, कहाँ आप इसको यूज कर रहे हैं, वो सब चीजें। फिर मसल सेल्स के अंदर वाला पोर्शन थोड़ा सा कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर जो है कुछ बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये मान के चलिए 3 क्लासेस हो, ठीक है, सिर्फ 3 क्लासेस और चाहिए आपको कंप्लीट रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है ना। 3 क्लासेस में मैं कंप्लीट करवा दूंगी, क्लियर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।